वेलकम टू माय चैनल NSR डिजिटल क्लासेस। दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। सर, तो आपका सबसे पहला क्वेश्चन आपके बुक में है, फैक्ट्री प्रणाली के विकास के किन्हीं दो कारणों को बताएं। और ये क्वेश्चन आपसे आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा भी जा सकता है, तो आप लोग इस क्वेश्चन के आंसर को जान भी लीजिए। ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि फैक्ट्री प्रणाली के विकास में किन्हीं दो कारण क्या सब हो सकते हैं। तो फैक्ट्री प्रणाली के जो विकास हुए, इसके जो दो कारण थे, इसमें था औद्योगिकीकरण के कारण जो है फैक्ट्री प्रणाली का विकास हुआ। किसके कारण? औद्योगिकीकरण के कारण। और फैक्ट्री प्रणाली ने उद्योग एवं व्यापार में नए नए केंद्रों को जन्म दिया, जैसे लंकाशायर, सूती वस्त्र के उद्योग, ये सभी जो है इसमें फैक्ट्री प्रणाली के विकास में आते हैं। और ये सभी जो क्वेश्चन है ये आपको 2 नंबर में पूछे जाएंगे। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था, फैक्ट्री प्रणाली के विकास में किन्हीं दो कारणों को लिखिए। आपके बुक में ये क्वेश्चन है, आप लोग इतना लिख दीजिएगा, आपको 2 नंबर मिल जाएगा। अब अपने हम सेकेंड नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन हमारा है, बर्जुआ वर्ग की उत्पत्ति कैसी हुई है। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार पूछा भी जाता है, और आप लोग अगर क्वेश्चन में उल्टा के देखेंगे तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा भी गया है कि बर्जुआ वर्ग की उत्पत्ति कैसे हुई थी। तो इसका आंसर आप लोग लिख सकते हैं, औद्योगिकरण के परिणाम स्वरूप ही बर्जुआ वर्ग की उत्पत्ति हुई थी। किसके फलस्वरूप? औद्योगिकरण के फलस्वरूप। इसे ही हम लोग मध्यम वर्ग कहते हैं। बर्जुआ वर्ग का जो दूसरा नाम है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मध्यम वर्ग। अगर आपको कहीं बर्जुआ वर्ग चेंज करके कभी मध्यम वर्ग से पूछा जाए तो दोनों एक ही हैं। तो औद्योगिकरण के कारण जो है परिणाम स्वरूप ही बर्जुआ वर्ग की उत्पत्ति हुई थी। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मध्यम वर्ग भी कहते हैं, जिसने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में अंग्रेजों को शोषण मूलक नीति के खिलाफ सक्रिय भूमिका निभाई थी। जिसने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में अंग्रेज की शोषण मूलक नीति, जो अंग्रेज की शोषण मूलक नीति थी, उसके खिलाफ सक्रिय भूमिका निभाई थी हमारे बर्जुआ वर्ग ने। तो ये भी क्वेश्चन हो गया। अब अपने हम थर्ड नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन हमारा है, 18वीं शताब्दी में भारत के मुख्य उद्योग कौन से थे। मेरा ये क्वेश्चन आंसर सेशन का इस चैप्टर का स्पेशली वीडियो इसलिए लेके आना था कि कल जो आप लोग क्लास किए थे उसमें आप लोगों से क्वेश्चन आंसर सॉल्व नहीं होता, उससे सिर्फ आप लोगों का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व हो रहा था। तो इसलिए मैं आपको इस वीडियो में सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आया ताकि आप लोगों से सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी सॉल्व हो सके। तो हम लोग थर्ड नंबर क्वेश्चन पर हैं, 18वीं शताब्दी में भारत के मुख्य उद्योग कौन सब थे। दोस्तों, ये क्वेश्चन आप लोगों से आपके एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। तो इसके जो मुख्य उद्योग थे वो कौन सब थे? 18वीं शताब्दी में भारत के मुख्य उद्योग वस्त्र, धातु, चीनी तथा चमड़ा आदि थे। उद्योग के क्षेत्र में भारतीय उपमहाद्वीप विश्व के सर्वश्रेष्ठ उत्पादक क्षेत्र में आते हैं। तो ये सब आपके क्वेश्चन आंसर हुए। मैं एक एक दो लाइन का क्वेश्चन इसलिए बता रहा हूँ कि ये सभी क्वेश्चन 2 नंबर में ही पूछे जाते हैं। तो आप लोग कोई प्रॉब्लम ना हो तो आप लोग इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जो स्टूडेंट क्लास को अंत तक करते हैं उसको इसका पीडीएफ भी प्रोवाइड हो जाएगा, तो वो उसका पीडीएफ भी ले सकते हैं। तो 18वीं शताब्दी में भारत के मुख्य उद्योग कौन सब थे? तो 18वीं शताब्दी में जो भारत के मुख्य उद्योग थे वो थे वस्त्र, धातु, चीनी तथा चमड़ा इत्यादि थे। अब अपने 4 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन हमारा है, निरु औद्योगिकरण से आपका क्या तात्पर्य है। ये क्वेश्चन में पूछता है, निरु औद्योगिकरण से आपका क्या तात्पर्य है। तो इसका आंसर आप लोग लिख सकते हैं, औद्योगिकरण के कारण भारत में कुटीर उद्योगों का ह्रास होने लगा। और उद्योग के इसी ह्रास को हम लोग क्या बोलते हैं? निरु उद्योगीकरण क्या कहते हैं? निरु उद्योगीकरण जो है हम लोग इसी ह्रास को बोलते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछा निरु औद्योगीकरण क्या है तो इससे आपका क्या तात्पर्य है, तो आप लोग बताइएगा। औद्योगिकरण के कारण जो है भारत में कुटीर उद्योग, जैसे ही औद्योगिकरण होने लगा, मैंने आप लोगों को क्लास में बताया था कि जैसे ही हमारा औद्योगिकरण होने लगा था उससे जो है भारत के कुटीर उद्योग जो है वो धीरे धीरे खत्म होने लगे थे। यही हमारा निरु औद्योगिकरण के कारण है, जिससे जो है कोई भी छोटे छोटे व्यक्ति जो अपना मालिक थे लेकिन अब वो किसी उद्योगपति के नीचे काम करने लगे। तो ये था हमारा निरु औद्योगिकरण के परिभाषा। अब अपने हम 5th नंबर पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। मतलब 5th नंबर क्वेश्चन है, औद्योगिकरण आयोग की नियुक्ति कब हुई थी और इसका क्या उद्देश्य था। मैंने ये क्वेश्चन आप लोगों को कल ऑब्जेक्टिव के तौर पर बताया था कि औद्योगिकरण आयोग की नियुक्ति कब हुई थी और इसके क्या उद्देश्य थे। तो इसका आप लोग जानते होंगे, आप लोग आंसर लिख सकते हैं। ये सब था हमारा अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जिसको हम लोग 20 शब्दों में उत्तर देते हैं। आजकल पहले सब क्वेश्चन 1 नंबर 2 नंबर में पूछा जाता था, लेकिन अब ये सब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपसे 2 नंबर में ही पूछा जाएगा। तो औद्योगिक आयोग की नियुक्ति कब हुई थी और इसका क्या उद्देश्य था।
तो औद्योगिक आयोग की जो नियुक्ति है वो सन 1916 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1916 ईस्वी में औद्योगिक आयोग की नियुक्ति हुई थी। इसका उद्देश्य जो था, इसका उद्देश्य भारतीय उद्योग एवं व्यापार का पता लगा कर उसे सहकारी सहायता देना। क्या था इसका उद्देश्य जो था औद्योगिक आयोग की? इसका जो उद्देश्य था ये क्या था? भारतीय उद्योग एवं व्यापार को क्या करके पता लगा के उसको सरकारी सहायता देना। तो औद्योगिक आयोग की नियुक्ति कब हुई थी? 1916 ईस्वी में हुई थी। ये आपका इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनता है, तो आप लोग इसको याद कर लेंगे। औद्योगिक आयोग की जो नियुक्ति है वह सन 1916 ईस्वी में हुई थी। इसका उद्देश्य क्या था? भारतीय उद्योग एवं व्यापार का पता लगाना। तो ये था हमारा अति लघु उत्तरीय प्रश्न। अब हम बढ़ते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न, जिसको हम लोग शॉर्ट आंसर क्वेश्चन भी बोलते हैं। तो लघु उत्तरीय प्रश्न, इसके बाद आता है हमारा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जिसको हम लोग लॉन्ग आंसर क्वेश्चन बोलते हैं। तो इसमें जो है आपको लघु उत्तरीय प्रश्न जिसका उत्तर आप लोगों को कम से कम 60 शब्दों में देना है। तो उसमें पहला क्वेश्चन है, औद्योगिकरण से आप क्या समझते हैं? ये हम लोग कल की क्लास में डिस्कस कर लिए थे। औद्योगिकरण से आप क्या समझते हैं? तो इसका परिभाषा लिख सकते हैं आप। औद्योगिकरण एक प्रक्रिया है जिसमें उद्योग और धंधे की बहुलता होती है। क्या होती है? औद्योगिकरण एक प्रक्रिया है जिसके तहत उद्योग और धंधे की बहुलता होती है। औद्योगिकरण के कारण ही शहरीकरण को बढ़ावा मिलता है एवं मानव समूह की सामाजिक आर्थिक स्थिति बदल जाती है, जिसके फलस्वरूप उद्योग धंधे व्यापार आदि में अशाश्वत वृद्धि देखी गई है। औद्योगिकरण के कारण ही शहरीकरण को बढ़ावा मिलता है और इसके मानव समूह और सामाजिक आर्थिक स्थिति क्या होती है? बदल जाती है, और इसके फलस्वरूप उद्योग धंधे व्यापार आदि की अशाश्वत वृद्धि देखी गई है। तो आप लोग इतना लिख सकते हैं, तो आपका ये 60 लाइन में आंसर हो गया। दूसरा क्वेश्चन हमारा है, औद्योगिकरण ने मजदूरों की आजीविका को किस तरह प्रभावित किया है? दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है? औद्योगिकरण ने मजदूरों की आजीविका को किस तरह प्रभावित किया है? तो इसका आंसर आप लोग, अगर मैंने कल बताया था तो कल की क्लास से भी आप लोग ध्यान से समझ सकते हैं। वैसे आज मैं फिर से आप लोगों को डिस्कस कर देता हूं। तो औद्योगिकरण के कारण जो है घरेलू उद्योग के मालिक मजदूर हो जाते हैं। औद्योगिकरण के क्या होते हैं? जो घरेलू उद्योग, जो कुटीर उद्योग चल रही थी, उसके मालिक जो है क्या होते हैं? मजदूर हो जाते हैं, और उसकी आजीविका जो है उद्योगपति के द्वारा दिए गए वेतनों पर निर्भर करती है। इसकी जो आजीविका औद्योगिकरण के मजदूरों की, इसकी जो आजीविका होती है वो उद्योगपति के द्वारा दिए गए वेतनों पर निर्भर थी। इस समय इंग्लैंड में कानून मिल मालिकों के समर्थन में था और औरतों एवं बच्चों 16 से 18 घंटे काम करते थे। जिस समय औद्योगिकरण जो हुआ उस समय जो कुटीर उद्योग थे, इसमें जो है इंग्लैंड का कानून, जो है इंग्लैंड के द्वारा जो कानून था वो भी भारत में लागू होता था। तो इस कानून में मिल मालिकों को समर्थन में था ये कानून, और जो औरत थे और बच्चे थे, इसको 16 से 18 घंटे भी इस सभी का काम लिया जाता था। इन्हीं कारखानों ने उन्हें बेरोजगार बना दिया था और फैक्ट्रियों में काम करने वाले मजदूर का जीवन कसमय था। और इन्हीं उद्योग ने क्या किया? कारखानों ने मजदूर लोग को जो है बेरोजगार बना दिया और फैक्ट्रियों में काम करने वाले मजदूरों की जीवन कसमय था। अब अपने थर्ड नंबर क्वेश्चन के बढ़ते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन हमारा, स्लम पद्धति की शुरुआत कैसे हुई? ये क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग इस क्वेश्चन के आंसर को अच्छे से समझ लेंगे। स्लम पद्धति की शुरुआत कैसे हुई थी? तो इसका आंसर आप लोग लिखिएगा, औद्योगिकरण के दौरान शहर में रहने वाले श्रमिक के लिए आवास की समस्या उत्पन्न हुई, जिसे नारकीय स्थितियों में रहने पर विवश होना पड़ा। इसी को हम लोग स्लम पद्धति बोलते हैं। औद्योगिकरण के दौरान क्या हुआ? शहर में रहने वाले जो श्रमिक थे उसको आवास की समस्या उत्पन्न होने लगी और उन्हें नारकीय स्थिति में रहने पर विवश होने लगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्लम पद्धति। अब अपने हम 4 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन हमारा है, न्यूनतम मजदूरी कानून कब पारित हुआ था और इसके क्या उद्देश्य थे? तो आप लोग इसका आंसर लिख सकते हैं। न्यूनतम मजदूरी कानून जो है 1948 ईस्वी में पारित हुआ था, और इसमें उद्योगों को मजदूरी दरें तय की गई थी, जिससे जो है मजदूर लोग अपने आप को काम कर सके और उसे किसी प्रकार का शोषण ना सहना पड़े। तो ये था न्यूनतम मजदूरी एक्ट, और इससे जो है मजदूर कम से कम, आप लोग इसमें 2-3 लाइन अपने से भी जोड़ दीजिएगा, मजदूर को कम से कम काम कराया जाए, उसका एक टाइम फिक्स किया जाए, औरतों से कितना देर, बच्चों से कितना देर, बच्चों का न्यूनतम उम्र कितना होना चाहिए, ये सब फिक्स किए गए न्यूनतम मजदूरी कानून में। अब अपने 5th नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 5th नंबर क्वेश्चन हमारा है, कोयला एवं लौह उद्योग ने औद्योगिकरण की गति कैसे प्रदान की? 5th नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है? कोयला एवं जो है, यही हमारा, देखिए आप लोग, मैं आपको यहाँ विस्तार से लिख दिया हूँ। तो 1928 में न्यूनतम मजदूरी कानून प्राप्त हुआ, जिसमें कुछ उद्योग की मजदूरी की दरें भी तय की गई। मैंने आप लोगों को बताया, लेकिन मैंने आप लोगों को आंसर भी दिया था। पहली वर्षीय योजना में न्यूनतम मजदूरी कानून को महत्व दिया गया, और द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कहा गया कि न्यूनतम मजदूरी ऐसी होनी चाहिए जिससे मजदूरों की स्थिति उनके गुजर बसर से अधिक हो।
तो ये था हमारा न्यूनतम मजदूरी कानून का। अगर आप लोग क्लास अटेंड कर रहे हैं तो आप लोग अपना अटेंडेंस बना देंगे ताकि आपको इसका पीडीएफ मिल जाए। और अटेंडेंस आप लोग अंतिम में ही बनाएंगे क्योंकि मुझे आपका रिस्पॉन्स टाइम पता चल जाता है कि आप लोग रिस्पॉन्स किस टाइम किए हैं। तो आप लोग अपने, हम जो रिस्पॉन्स देंगे टाइम, वो हम अपने टाइम अनुसार जैसे ही हमारा वीडियो एंड होगा मैं आपका टाइम बता दूंगा, आप लोगों का टाइम, उस टाइम के बाद हमको रिस्पॉन्स चाहिए आप लोगों का। अब अपने 5 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है कोयला एवं लौह उद्योग ने औद्योगिकरण की गति प्रदान की कैसे। 5 नंबर क्वेश्चन हमारा है कोयला एवं लौह उद्योग ने औद्योगिकरण की गति प्रदान की कैसे। तो ब्रिटेन में कोयले एवं लोहे की खानें थी जिससे वस्त्र उद्योग की प्रगति कोयले एवं लोहे के उद्योग पर निर्भर करती थी। ब्रिटेन में किस चीज की थी? कोयले एवं लोहे की खानें थी जिससे वस्त्र उद्योग की प्रगति कोयले एवं लोहे के उद्योग पर निर्भर कर रही थी। और वाष्प के इंजन बनने लगे जो कारखाने के लिए कच्चा माल लाने लगे तथा तैयार माल ले जाने में सहायक सिद्ध हुआ। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद हमारा वाष्प का इंजन बनने लगा जो कारखानों के लिए एक कच्चा माल लाने लगा और तैयार माल ले जाने का सहायक करने लगा। वाष्प इंजन मतलब रेलवे इंजन जो वाष्प चलाता है। इसके बाद 1865 में हेनरी बेंसमैन ने लोहे को गलाने की भट्टी का आविष्कार किया और नवीन आविष्कारों के कारण लोहे का उत्पादन बड़े पैमाने पर होने लगा जिससे आने वाले युग में इस्पात युग भी कहा जाता है। इस था हमारा कोयले एवं लौह उद्योग के औद्योगिकरण की गति प्रदान की कैसे। तो आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर ले ले ताकि आप लोग स्क्रीनशॉट भी एक इसका ले ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। अब आते हैं हम लोग लॉन्ग आंसर क्वेश्चन पर। अब हम लोग किस पर आते हैं? लॉन्ग टाइप जो आपका आंसर क्वेश्चन है, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, हम लोग इस पर आते हैं। तो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में जो सबसे पहला आपका क्वेश्चन है वो आपका, अगर आपके पास कॉपी है तो आप उसमें देखिएगा लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। अगर आपके पास किताब है तो आप लोग किताब के पेज नंबर आप लोग 1 to 1 निकाल लीजिए। पेज नंबर 1 to 1 निकालिए आप लोग पहले, और उसमें देखिए क्वेश्चन हमारा पहला है औद्योगिकरण के कारणों का उल्लेख करें। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? औद्योगिकरण के कारणों का उल्लेख करें, जो हम लोग पिछले क्लास में मतलब कल के क्लास में डिस्कस कर दिए थे। अगर आप लोग अटेंड नहीं किए हैं तो आप लोग उस वीडियो को जाके देख लीजिए, हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप लोग आई बटन पर भी क्लिक करके इस वीडियो को देख सकते हैं, इसका आंसर आपको मिल जाएगा। सेकेंड नंबर क्वेश्चन हमारा है औद्योगिकरण से परिणाम स्वरूप होने वाले परिवर्तनों पर प्रकाश डाले। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? औद्योगिकरण के परिणाम स्वरूप होने वाले परिवर्तनों पर प्रकाश डाले। ये भी क्वेश्चन हम लोग अपने कल के क्लास में देख लिए थे। अब अपने थर्ड नंबर क्वेश्चन आते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन हमारा उपनिवेशवाद से आप क्या समझते हैं? औद्योगिकरण में उपनिवेशवाद को कैसे जन्म दिया? तो ये मैंने पिछले क्लास में पढ़ाया था, मैं आप लोगों को एक यहाँ ब्रीफ करवा देता हूँ, मतलब कि आप लोगों को समझ ले कि उपनिवेशवाद हमारा क्या होता है। तो आप लोग जो है उपनिवेशवाद जानते होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता देता हूं। उपनिवेशवाद है आविष्कारों की फैक्ट्रियों की स्थापना से उत्पादन में काफी वृद्धि हुई और उत्पादन वस्तुओं की ज्यादा खत्म होने लगी, जिसकी समय हमारा चार्टर्ड एक्ट भी पारित हुआ था। ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग अपने बुक से तैयार कर लीजिएगा, अगर नहीं बने तो आप लोग मुझे मैसेज कीजिएगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन आपको मैं बता दूंगा। फोर्थ नंबर क्वेश्चन कुटीर उद्योग के बारे में हम लोग डिस्कस किए हुए, आप लोग उसको लिख दीजिएगा। और फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है कि आर्थिक ढांचे के प्रभावित नहीं किया बल्कि राजनीतिक परिवर्तनों का भी मार्ग प्रशस्त किया कैसे। और इस 5 नंबर क्वेश्चन को आप अपने आइडिया के अनुसार लिख लीजिएगा। तो 1 2 3 4 5 ये हमारा लॉन्ग आंसर क्वेश्चन थे, जिसका आंसर आप लोगों को तैयार करना है। 1 2 हम लोग पिछले क्लास में वीडियो में बता दिए हैं, 3 आपको 3 4 5 3 4 आपको बुक से तैयार करना है और 5 अपने मन से तैयार करना है। तो ये था हमारा लॉन्ग आंसर क्वेश्चन हिस्ट्री के 5th चैप्टर का। अब आते हैं हम लोग कल का जो वीकली टेस्ट है उस पर। किस पर आते हैं? कल का वीकली टेस्ट पर आते हैं हम लोग, कल के टेस्ट पर। तो कल हमारा वीकली टेस्ट 13 है। कल हमारा क्या है? वीकली टेस्ट 13, जिसमें हम लोग फिजिक्स के फर्स्ट एंड सेकेंड चैप्टर के टेस्ट को 11 PM में देखेंगे। मतलब फिजिक्स के जो हमारा फर्स्ट एंड सेकेंड चैप्टर का जो टेस्ट है, मतलब कि हम लोग फर्स्ट चैप्टर से कम क्वेश्चन रखेंगे। सेकेंड क्वेश्चन का रिवीजन आप लोगों के लिए जरूरी है क्योंकि हमारा ये चैप्टर इन किए हुए बहुत दिन हो गया है। तो सेकेंड चैप्टर फिजिक्स का जो मानव नेत्र है, आप लोग इसको पढ़ के अच्छे से आएंगे। हम लोग सेकेंड चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का संडे को टेस्ट देखेंगे और आपको कुछ क्वेश्चन फर्स्ट चैप्टर से भी रह सकते हैं और कुछ क्वेश्चन मैं चाहूँ तो आपको केमिस्ट्री और हिंदी से मतलब केमिस्ट्री और बायोलॉजी से भी रख सकता हूँ 1-2 क्वेश्चन, लेकिन अधिकतर क्वेश्चन हमारा फिजिक्स के सेकंड चैप्टर से रहेगा, जिसका आप लोगों को रिवीजन बहुत जरूरी है कि मैंने इसको बहुत दिन पहले पढ़ा दिया था। तो कल हम लोग 11 PM में फिजिक्स के सेकंड चैप्टर का टेस्ट देखेंगे, जिसमें अधिकतर तौर पर सेकंड क्वेश्चन रहेगा और 1-2 क्वेश्चन आपको फर्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर केमिस्ट्री से भी रख सकते हैं, लेकिन आपका मोस्ट ऑफ क्वेश्चन आपका सेकंड चैप्टर से रहेगा फिजिक्स के।
अब आते हैं हम लोग, क्योंकि हम लोग साइंस का इसलिए टेस्ट 11 PM में ले रहे हैं क्योंकि इस वीक में और अगले वीक में भी हम लोग साइंस की पढ़ाई नहीं किए हैं, लेकिन हम लोग साइंस का टेस्ट आप लोगों को 2-2 बार वीकली टेस्ट में ले चुके हैं, तो आप लोगों का रिवीजन ऑलरेडी हो चुका है। तो हम लोग इसलिए साइंस फिजिक्स के चैप्टर के हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेते हैं। तो हम लोग फिजिक्स के सेकंड चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कल के टेस्ट में देखेंगे, जो हमारा टेस्ट होगा 11 PM में। सेकेंड जो टेस्ट होगा वो होगा हमारा सोशल साइंस का, जिसमें हम लोग अभी तक में हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी और सिविक्स यहाँ तक के चैप्टर में जितने भी हम लोग ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़े हैं, इसका टेस्ट हम लोग 3 PM में लेंगे। तो 3 PM में आप लोग ध्यान देंगे, सोशल साइंस का अभी तक हम लोग जितना भी चैप्टर को पढ़ चुके हैं, हिस्ट्री में हुआ हो या इकोनॉमिक्स में हुआ हो या ज्योग्राफी में हुआ हो या सिविक्स में हुआ हो, इसमें से किसी से भी हुआ हो, वीकली टेस्ट मतलब कल के टेस्ट में हम लोग यहाँ तक है, मतलब कि आज जो हमारा चैप्टर इंड हुआ है उससे भी आपका क्वेश्चन रह सकता है, ऐसा मैं अंदाजा बोल सकता हूँ। नहीं तो इसका हम तो चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव लेंगे ही। आज जो मैंने इंड किया है इससे भी हम लोग 1-2 क्वेश्चन को रख सकते हैं। और साथ में आपको जो मोस्ट इंपोर्टेंट है वो पिछले क्लास में हम लोग जो देखे थे, मतलब कि आज से 1-2 वीक में जो क्वेश्चन देखे हैं हम लोग उसी को कल के टेस्ट में रखेंगे। तो 3 PM हम लोगों का सोशल साइंस का टेस्ट होगा और 11 PM में आपका फिजिक्स का टेस्ट होगा। तो अगर आप लोग इस दोनों टेस्ट के लिए तैयार है तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। साथ में अगर चैनल पर पहली बार हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और आप लोग हमारे चैनल के लिंक को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि आपके सभी दोस्त जो है जान सके। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे, जो हम लोग मंडे को देखेंगे। इस चैप्टर के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग मंडे को देखेंगे। इस चैप्टर से आपके एग्जाम में कितने क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं ऑब्जेक्टिव में, ये सब हम लोग मंडे को डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं रखते हैं। तो जितने स्टूडेंट क्लास किए हैं वो नीचे लिंक बटन पर देखिए, नीचे में अटेंडेंस लिंक होगा, आप लोग उस लिंक पर क्लिक करके अपना अटेंडेंस अभी के बाद का रिस्पांस जो हमारा हो रहा है 8:19 का आप लोग रिस्पांस अभी के बाद का सेव कर दे। अगर किसी स्टूडेंट कुछ क्वेरी तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको वहां समझा दूंगा। तो मिलते हैं एक नई क्लास के साथ, तब तक के लिए बाय।